अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 आईकेप के पास पेपर्स का डिस्कस करूँगा। और ये सवाल जो है वो IAS 16 यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IAS 36 यानी कि इम्पेयरमेंट से लिंक है। ठीक है। इस सवाल में जाहिर सी बात है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो दोहराऊंगा तो नहीं। आप मेरी IAS 36 और IAS 16 की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस देख लीजिएगा तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर जो जो रेलेवेंट बातें हैं उनकी ट्रीटमेंट्स मैं आपको बताता रहूँगा। अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखते हैं अगर हम सबसे पहले जो है वो हमारे अपने सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो सवाल में लिखा हुआ है ऑन 1 मार्च 2017 Zenmani Limited imported an automatic plant for rupees 130 million. The commissioning of the plant was completed on 1st of January 2018 at a cost of rupees 10 million. The economic life of the plant was estimated as 12 years and useful life of the plant was estimated as 8 years. The plant is being depreciated at 20% per annum using reducing balance method. देखिए, कंपनी ने एक प्लांट इंपोर्ट किया, 130 मिलियन का वो प्लांट था। वो 1 मार्च 2017 को इंपोर्ट करा गया, लेकिन उसकी जो कमीशनिंग हुई वो 1 जनवरी को हुई और उसमें मजीद 10 मिलियन की कॉस्ट लगी। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये कहता है कि एक एसेट की जो कॉस्ट होगी, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट होगी, उसमें कोई भी ऐसी कॉस्ट आप शामिल करोगे जो उसको उसकी यूजेबल या जो आपकी इंटेंडेड फॉर यूज पर्पस था उसमें लाने के लिए इनकर हो। और दूसरी बात यह है कि इस प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये वो दिन है, 1 जनवरी 2018 वो दिन है कि जिस दिन ये प्लांट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार था। और इन सारी चीज़ों की डिस्कशंस हमने IAS 16 के लेक्चर्स में कर ली। तो लिहाजा इस प्लांट की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगी वो 31 नहीं होगी, बल्कि 31 + 10 यानी कि 40 होगी, और इसकी डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट होगी। दूसरी बात यह है कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ लिखी हुई है 12 साल, यानी कि टोटल इस प्लांट की जिंदगी 12 साल है। इकोनॉमिक और यूजफुल लाइफ भी डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, और ये भी हमने IAS 16 के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है वो एसेट कितने साल चलेगा, और यूजफुल लाइफ जो है वो कंपनी स्पेसिफिक है, यानी कि कंपनी के लिए 8 साल वो इस्तेमाल करेगी। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड एट 20% per annum यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की भी डिस्कशन जो है वो एक बेसिक सी डिस्कशन है जो हम जानते हैं। तो 20% जो है ना वो डेप्रिसिएशन का रेट है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करना है, यानी कि हम जो है वो पहले साल कॉस्ट पर और फिर बाकी सारे सालों पे नेट बुक वैल्यू पर 20-20% अप्लाई करते रहेंगे। Due to declining demand for the product manufactured from this plant, an impairment test was carried out at 31st of December 2021. अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट देखते हैं ना तो बोलते हैं कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ द प्लांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31st December 2021। इम्पेयरमेंट लॉस की बात करते हैं कि कितना होगा वो आप बताएं। अब वो बोलते हैं कि क्योंकि डिमांड डिक्लाइन हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी गई 31 दिसंबर 2021 वाले दिन। और फिर लिखता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। अब ये नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के हवाले से है, यानी कि पहला पैराग्राफ IAS 16 है और बाकी वाली चीजें जो है वो IAS 36 है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये देखना होगा कि भाई मैंने 1 जनवरी 2018 को ये जो भी XYZ मशीन है वो मेरे इंटेंडेड यूज की कंडीशन में आ गई, उसकी वैल्यू 140 मिलियन थी। फिर साल 2018 की डेप्रिसिएशन होगी, साल 2018 की डेप्रिसिएशन जो है वो 140 का 20% होगी। 1 जनवरी 2019 पर मैं आ जाऊंगा, वैल्यू बच जाएगी इसकी, नेट बुक वैल्यू बच जाएगी 112। 2019 के साल की डेप्रिसिएशन होगी, 2019 के साल की डेप्रिसिएशन जो होगी वो 112 का 20% होगी। 1 जनवरी 2019
20 वाले दिन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/12 माइनस 22.4। फिर साल 2020 की डेप्रिसिएशन होगी जो कि 89.6 का 20% होगी। फिर 1 जनवरी 2021 आ जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस किया। फिर 1 जनवरी 2022 या 31 दिसंबर 2021 जब साल खत्म हुआ होगा तब की अच्छा 2021 की डेप्रिसिएशन, सॉरी 2021 की डेप्रिसिएशन भी होगी। ये 2020 की डेप्रिसिएशन है, फिर ये 2021 की डेप्रिसिएशन होगी। दो हजार इक्कीस की डेप्रिसिएशन इसका अगेन 20% हो जाएगी। ठीक है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो 31 दिसंबर 2021 वाले दिन आफ्टर डेप्रिसिएशन इस प्लांट की जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 57.34 समथिंग पर होगी। अच्छा, अब देखें, इतनी लंबी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो मैं आप लोगों के साथ कुछ देर में डिस्कस करूंगा। वो ये है कि जब आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई हो रहा होता है तो 20% डेप्रिसिएशन होती है, तो जो नेट बुक वैल्यू बच जाती है ना वो 80% होती है। तो आप सीधा सीधा क्या करो, 140 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 की पावर 4। देखें ये दोनों मैच कर रहे हैं। कैसे सर, क्या किया आपने? देखें 140 मिलियन ओरिजिनल वैल्यू थी, एक साल बाद उसका 80% रह जाएगी, यानी कि 140 इंटू 0.8 करूँ ना तो डायरेक्टली 1/12 आएगा। फिर 1/12 का 0.8 करूँ तो 89.6 आएगा। फिर 89.6 का 0.8 करूँ तो 71.68 आएगा। फिर 71.68 का 0.8 करूँ तो 57.344 आएगा। तो अगर आपका डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 20% है तो आप डायरेक्टली 140 का 80% ले लो। और पावर 4 क्यों? क्योंकि 4 साल बाद की वैल्यू ढूंढनी है। 18, 19, 20 और 21 4 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो उसके बाद की जो बची हुई नेट बुक वैल्यू होगी वो कैलकुलेट अगर करनी है तो 140 इंटू 0.8 पावर 4। एक साल बाद की अगर डेप्रिसिएशन अगर नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो 140 का 0.8। 2 साल बाद की कैलकुलेट करनी होती तो 140 इंटू 0.8 की पावर 2। 3 साल बाद की कैलकुलेट करनी होती तो 140 इंटू 0.8 की पावर 3। 4 साल बाद की कैलकुलेट करनी है तो 140 इंटू 0.8 की पावर 4। तो बात सर ये है कि ये डायरेक्ट मेथड भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास 20% डेप्रिसिएशन का रेट है तो नेट बुक वैल्यू 80% होगी हर साल के आखिर में। अगर डेप्रिसिएशन का रेट 25% होता तो आप 0.75 यूज करते। अगर डेप्रिसिएशन का रेट 30% होता तो आप 0.7 यूज करते। इस तरह से ये कहानी चलती रहती है। बहरहाल ये नेटबुक वैल्यू आ गई एज पर IAS 36। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली और अब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा एसेट इम्पेयर तो नहीं हो रहा है, यानी कि अब हम घुस रहे हैं IAS 36 में। ठीक है, ये 57.344 जो है ना, ये मेरी कैरिंग वैल्यू कहलाती है। कैरिंग वैल्यू मेरी 57.344 है। अब जब मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज जो है इन दोनों में से हायर क्या है। जो इन दोनों में से हायर होगा उसको मैं अपनी कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करूंगा। अगेन इन टर्म्स की डेफिनेशन, इन टर्म्स की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा जो है वो IAS 36 जब हमने डिस्कस किया है तो उसमें करी है। बहरहाल यहाँ पे बुलेट नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो बोलता है द करेंट सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिमिलर प्लांट इन द लोकल मार्केट इज ₹50 मिलियन। इसी तरह का अगर कोई एसेट मार्केट में बिकता है तो उसके अगेंस्ट 50 मिलियन मिलते हैं। द प्रेजेंट decommissioning कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट ₹2 मिलियन। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि भाई मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, यानी कि अगर मैं इस प्लांट को जैसे ये हालत में है, इस हालत में अगर बाजार में जाकर बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मेरी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी उसकी वर्किंग बड़ी सिंपल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है ये हमने डिटेल में IAS 36 के लेक्चर्स में डिस्कस किया। लेकिन वैसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब ये है कि अगर ये वाला एसेट बाजार में जाकर बेचा तो 50 मिलियन कमा कर देगा, ये 50 मिलियन का बिकेगा, लेकिन 2 मिलियन रुपए के मजीद खर्चे मुझे अपनी जेब से करने पड़ेंगे इसको बेचने के लिए। तो 50 माइनस 2 यानी कि इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है ना वो 48 मिलियन है। ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, क्योंकि कैरिंग वैल्यू को हमें रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना होता है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि भाई इस एसेट को इस्तेमाल करके कितनी वैल्यू मैं रिकवर कर सकता हूँ। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट होती है ऑफ हायर ऑफ क्या, हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फिर वैल्यू इन यूज।
यानी कि मैं ये देखता हूँ कि एक एसेट को अगर मैं बाजार में जाकर बेचूं तो वो मुझे कितने नेट पैसे दे देगा, 48 मिलियन, और अगर उसको इस्तेमाल करूं वैल्यू इन यूज तो इस्तेमाल कर कर कितना पैसा जनरेट होगा ये देखता हूँ। इन दोनों में से जो हायर होता है उसको मैं रिकवरेबल अमाउंट कहता हूँ कि भाई इस एसेट को इस्तेमाल कर कर हम इतना फायदा उठा सकते हैं। फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि मैंने ये देख लिया बाजार में जाकर ये एसेट बेचूंगा, 48 मिलियन मुझे नेट मिलेंगे 50 - 2 से। अब हम वैल्यू इन यूज पर आते हैं। टू में लिखा हुआ द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड ₹4 मिलियन। जब ये प्लांट को बेचा जाएगा इस्तेमाल वगैरह कर कर आकर तो ये 4 मिलियन मुझे कमा कर देगा। 3 में लिखा हुआ द करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% per annum. However, an investor would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such a plan. IAS 36 स्पेसिफिकली कहता है कि जब आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे होगे और उसके लिए डिस्काउंटिंग की जो परसेंटेज यूज करोगे उसमें 8 - 2 दोनों चीजें शामिल होंगी। मैं इसका जरा आईएस से आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, थोड़ा सा हम आईएस देख भी लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ों का आइडिया होगा। अच्छा ये आईएस की बुक है, रुकिएगा 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, मैं IAS 36 जो है ना वो अपनी स्क्रीन पर निकाल लूँ। देखिए ये IAS 36 है। कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता हमें आईएस से भी देखने की आदत डालनी चाहिए। इसमें पैरा 55 जो है ना वो डिस्काउंट रेट के हवाले से बात करता है। द डिस्काउंट रेट शैल बी अ प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ द टाइम वैल्यू मनी एंड द रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट फॉर विच द फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेटेड हैव नॉट बीन एडजस्टेड। बोलता है कि जो डिस्काउंट रेट यूज करोगे आप उसमें दो बातें होंगी, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर कि फ्यूचर के 1 रुपया आज के 1 रुपये के बराबर नहीं है इसीलिए हम डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और दूसरा रिस्क स्पेसिफिक टू दी एसेट फॉर विच द फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट्स हैव नॉट बीन एडजस्टेड, यानी कि उस एसेट में कोई स्पेसिफिक रिस्क है तो उसको भी आप अकाउंट फॉर करते हो। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब डिस्काउंटिंग का रेट यूज करेंगे, अगर वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करनी है तो 8 + 2 यानी कि 10% यूज कर लेंगे। इसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड द फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग दी प्लांट, और 2022, 23, 24 और 25 के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। सर 4 साल के क्यों दिए हुए हैं? देखें आपके हिसाब से इस एसेट की आपके लिए यूजफुल लाइफ कितनी थी? 8 साल। ठीक है, 8 में से 4 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। 18 गुजर गया है, 19 गुजर गया है, 20 गुजर गया है, 21 गुजर गया है। 8 साल आप इस एसेट को इस्तेमाल करते हैं, 8 में से 4 साल तो गुजर चुके हैं, 2018, 2019, 2020, 2021। तो अब बच कितने गए? अब बच गए 4 साल सिर्फ, 2022, 23, 24 और 25। तो जब आप ऑब्वियसली वैल्यू इन यूज यानी कि ये देखोगे कि भाई आगे जाकर ये एसेट मुझे कितना फायदा देगा, तो अब इसकी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल बची है, तो ये 4 सालों में फ्यूचर में मुझे फायदा मिलेगा। अच्छा, इस वर्किंग के हिसाब से मेरे पास ईयर नंबर 2022 को ईयर 1 कह देते हैं, 2023 को 2 कह देते हैं, 2024 को 3 कह देते हैं और 2025 को 4 कह देते हैं। इस वर्किंग के हिसाब से मुझे जो नेट कैश फ्लो इनफ्लो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 11 मिलियन, 7 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है जी। चलें जी, मैं ज़रा वैल्यू इन यूज़ की ये वर्किंग्स के लिए टेबल बना रहा हूँ। ये तो नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, ये ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स है और यहाँ से जो है वो हमारे पास जो अमाउंट्स है, जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, लिखता है however a review of accounts working has revealed the following: depreciation of the plant has been included as an outflow in each year। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन वो आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता। अगर आप अपने पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कैलकुलेट करते हो तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हो, डेप्रिसिएशन जो है वो पे नहीं करी जाती। डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ऐसा थोड़ी है कि मैं डेप्रिसिएशन डेबिट और बैंक क्रेडिट करता हूँ, यानी कि किसी को पे करता हूँ, पैसे देता हूँ। डेप्रिसिएशन एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन के हवाले से IE 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की वीडियोस में और IE 16 में यानी कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी डिस्कशन हुई होगी, और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है और वो बोलता है कि डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ पे शामिल कर चुका हूँ। तो भाई डेप्रिसिएशन को मुझे ऐड बैक करना होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस।
तो डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। इसका हमें जो है ना वो थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे कि ये 57.344 था। 57.344 जो है, इसके बाद की डिप्रिसिएशन देख लेते हैं अगले साल की क्या होगी। इसका 20%, फिर इसमें से इसको माइनस किया, फिर इस वैल्यू का 20%, फिर इसमें से इसको माइनस किया। 2 साल हो गए। तीसरे साल, ये तीसरा साल भी हो गया, और फिर ये चौथा साल। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यूज हैं। और ये डेप्रिसिएशन की वैल्यूज क्योंकि मैंने माइनस करी हुई है, करी हुई नहीं होनी चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने एसेट को 8 साल तक डेप्रिशिएट कर दिया, और मैं जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक काम करता हूँ। तो 11.5, 9.2, 7.3 और 5.9। 11.5, 9.2, ये आपको एक्सेल की फाइल मिल जाएगी, जितने लोगों को चाहिए मुझे बता दीजिएगा। 7.3 और 5.9। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन एडबैक होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, टैक्स पेमेंट्स और ₹2 million हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। अब वो बोलता है कि भाई टैक्स की कोई पेमेंट करी है, और टैक्स की पेमेंट 2 मिलियन करी है हर साल, और वो भी जो है ना ऊपर वाले आउटफ्लोज में शामिल है। अब देखें इसके लिए आईएएस क्या बोलता है। अगर हम आईएएस 36 पर चलते हैं, टैक्स की पेमेंट जो है ना वो इस एसेट से डायरेक्टली लिंक है या नहीं। देखें, अब मैं पूरा आईएएस तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैंने सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप पैरा 50 देखते हो तो लिखा हुआ है, estimates of future cash flows shall not include income tax receipts और payments। यानी कि जब आप कैश फ्लोज को ड्राफ्ट कर रहे होगे वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए, तो इनकम टैक्स की कोई भी रिसिप्ट्स या पेमेंट्स होंगी उसको आप कैश फ्लोज में कंसिडर नहीं करोगे। फिर इसकी डिटेल्स भी होंगी, आईएएस जो है वो हर चीज़ की डिटेल्स बताता है, लेकिन हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। तो अगर टैक्स पेमेंट माइनस हुई भी है तो हमें ये जो टैक्स पेमेंट्स है, एज्यूम के ये इनकम टैक्स की पेमेंट्स, हम इसको ऐड बैक करेंगे। 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन। फिर लिखा हुआ है इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन 2022, ये वाला इनफ्लो इंक्लूड रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू 3 मिलियन। इसमें कोई इन्वेंट्री बेचने से जो इनफ्लो आया था 3 मिलियन का, वो भी शामिल है। अब इन्वेंट्री तो मेरा एक IS2 के हिसाब से करंट एसेट है, और उसको बेचकर जो पैसा आया है वो तो सेल्स रेवेन्यू वगैरह या सेल्स में जाना चाहिए, वो यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहिए। तो सेल ऑफ इन्वेंट्री का जो अमाउंट है वो हमें रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो इस स्पेसिफिक जो मशीन की वैल्यू इन यूज है उसकी कैलकुलेशन से रिलेट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ थी सवाल में मेंशन, और वो थी पॉइंट नंबर 2 पर, द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 4 मिलियन। यानी कि जब आप इसको डिस्पोज करोगे तो आपको एक डिस्पोजल वैल्यू या डिस्पोजल प्रोसीड्स मिलेगी, और वो 4 मिलियन की होगी। तो अब हम अपने नेट कैश फ्लोस ड्राफ्ट कर सकते हैं। इन सबको नेट ऑफ किया, और ये हमारे पास नेट कैश फ्लोज है। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट कैश फ्लोज है। कैश फ्लोज। और अब हमारा जो डिस्काउंट रेट है, उससे हम लोग डिस्काउंटिंग के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, वो होगा 8+2 यानी कि 10%। तो पहले हो जाएगा 1/1 प्लस 10% की पावर 1, दूसरा जाएगा पावर 2, तीसरा जाएगा पावर 3, चौथा जाएगा पावर 4। प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और इसी तरह से हमने सबको मल्टीप्लाई किया और फिर इन सबको ऐड किया। तो हमारे पास वैल्यू इन यूज आ गई, और वैल्यू इन यूज आ रही है 52.6। ठीक है, तो मेरी वैल्यू इन यूज आ गई। वैल्यू इन यूज जो है वो 52.6 है, ये मेरी वैल्यू इन यूज है। अच्छा जी, अब क्या इम्पेयरमेंट होगी या नहीं होगी। हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट होती है वो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यानी कि 48, और वैल्यू इन यूज यानी कि 52.6 इस तरह से आती है। तो हमें ये पता चला कि भाई अगर इस एसेट को आज बेच दिया तो हमें 48 मिलियन नेट मिलेंगे, और अगर इसको आने वाले 4 साल में इस्तेमाल किया तो मजीद 52.6 मिलेंगे। इन दोनों में से हायर क्या है, इन दोनों में से हायर जो है ना वो 52.6 है। अभी एसेट हमारी बुक्स में कैरिंग वैल्यू रखता है 57.34 की,
तो अब मुझे इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है, और 4.74 का अमाउंट होगा। इसने ये पूछा था कंप्यूट दी इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ द एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर। तो ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट होगा, इतना मेरा मुझे इम्पेयरमेंट का लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैंने एक पास पेपर को डिस्कस किया है, मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।